हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हम क्लास करने वाले हैं वो हम लोग जो है अर्धनारीश्वर का क्लास करने वाले हैं, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। यानी ये जो क्लास हो रहा है वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण को, आपके एग्जामिनेशन के कम समय को देखते हुए मैं लगातार आप लोगों के साथ शॉर्ट नोट्स की तैयारी करवा रहा हूँ। जिससे क्या हो रहा है कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव है वो कैसे आता है उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद इससे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न बनते हैं वो सारी चीजों की तैयारी हो रही है, और 100% व्याख्या करना कैसे है वो सारी चीजों की तैयारी मैं इस शॉर्ट क्लास के माध्यम से कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये क्लास बड़ा अच्छा लग रहा हो, क्योंकि आप सभी बच्चे के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। ये जो शॉर्ट नोट्स का जो आपने तरीका निकाला ना वो बड़ा बेहतर है, कम समय में ही मेरी तैयारी बढ़िया तरीके की होती जा रही है। तो ये जो आपके प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसी के साथ मैं लगातार आप लोगों के साथ क्लास लेकर के इस तरह का आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो है कम समय में एग्जामिनेशन का बढ़िया तैयारी हो सके। तो इसी क्लास को हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उसी कंटिन्यू के क्रम में आज हम आप लोगों को अर्धनारीश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए, ये जो अर्धनारीश्वर है वो आपका निबंध है। क्या है? निबंध है। ये भी प्रश्न पूछता है कि क्या है, ठीक है ना, कहानी है, निबंध है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न आता है, ललित निबंध ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक है। तो ये जो अर्धनारीश्वर वो आपका निबंध है, जिसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। तो इस क्लास में हम लोग लेखक परिचय, उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जानेंगे, सब्जेक्टिव कैसे बन सकते हैं और 100% व्याख्या की लाइनें कहाँ से आती है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम अपने रामधारी सिंह जी के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लें, ठीक है? तो ये जो अर्धनारीश्वर है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हमारे कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को होता है, ठीक है ना? इनका जन्म कब होता है? 23 सितंबर 1908 को। निधन मतलब मृत्यु हो जाती है 24 अप्रैल 1974 को होती है। इनका जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार, ठीक है ना? अपने बिहार के लाल है, और इनका जो जिला है वो क्या है? बेगूसराय है, और गाँव क्या है? सिमरिया है, ठीक है? माता-पिता मनरूप देवी रवि सिंह। देखिए माता-पिता को एक साथ याद करना है, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना? 4-5 बार बोलिएगा, मनरूप देवी रवि सिंह, मनरूप देवी रवि सिंह। इस तरीके से आपको माता और पिता दोनों का नाम क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है? इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम है? श्यामवती देवी। अब देखिए, साहित्यिक अभिरुचियों की अगर हम चर्चा करें, साहित्य में इनकी क्या रुचि थी उसके आधार पे देखें, तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित होती है, ठीक है? इनकी पहली कविता जो प्रकाशित होती है वह छात्र सहोदर में होती है, और कब होती है? तो 1925 में होती है। अब सुनिएगा कि 21 वर्ष की अवस्था में बच्चों, है ना? 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित होती है, ठीक है ना? तो इनकी पहली जो कविता पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? तो कविता की पुस्तक प्रणभंग है, जो कब प्रकाशित होती है? 21 वर्ष की अवस्था में, यानी मात्र जब ये 21 वर्ष की उम्र में होते हैं उसी समय इनकी कविता क्या होती है? प्रकाशित हो जाती है, ठीक है। आगे आइए हम इनकी कृतियों के बारे में जाने कि इनकी क्या की रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है? महत्वपूर्ण है। देखिए, कृति में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे काव्य कृतियों की। किनकी चर्चा होगी? तो प्रमुख काव्य कृतियों की चर्चा होगी। तो जितनी भी चीजें जो आपके ब्लू कलर में दी गई है वो सारे आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखिए कवियों की रचना बहुत अधिक होती है, लेकिन सभी रचनाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं उन रचनाओं को यहाँ मैंने क्या किया है? ब्लू कलर में रंग दिया है, जिससे आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो प्रणभंग है 1929 में प्रकाशित होती है, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना? कुरुक्षेत्र कब आता है? तो 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, नील कुसुम ध्यान देंगे, नील कुसुम आता है 1954 में, उर्वशी 1961 में, और परशुराम प्रतिज्ञा जो 1963 में। उसके बाद देख लीजिए कोमलता और कवित्व, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में, और एक यहाँ अंडरलाइन, ये जो रसवंती है ये कब आता है? 1940 में आता है, ठीक है। तो इन सारे ब्लू रचनाओं को बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए जो इनका प्रकाशन का जो वर्ष है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्रमुख गद्य कृति को जानते हैं, ये जितनी कृतियां थी वो काव्य कृतियां थी। अब हम चर्चा करेंगे गद्य कृतियों पर, ठीक है। तो मिट्टी की ओर जो 1946 में, अर्धनारीश्वर, ठीक है ना, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये अर्धनारीश्वर 1952 में आता है। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। काव्य की भूमिका कब आती है? तो 1958 में। वट पीपल 1961 में। उसके बाद शुद्ध कविता की खोज 1966। दिनकर की डायरी 1973 में, ठीक है। और समझेंगे आगे, देखिए
पुरस्कार और सम्मान इनका जो है संस्कृत ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान होने के कारण अच्छा योगदान होने के कारण इन्हें पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए सबसे पहले इनकी कृति है संस्कृति के 4 अध्याय। क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय। इसके लिए इन्हें क्या मिलता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इन्हें दूसरा पुरस्कार मिलता है उर्वशी के लिए क्या मिलता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ध्यान रखेंगे इन्हें 2-2 पुरस्कार मिलता है। तो इसको याद कैसे करना है ज़रा ध्यान से सीखिए। ठीक है? देखिए ये जो संस्कृति है ना ये से लिखा हुआ है तो यहाँ दे याद रखेंगे साहित्य अकादमी। ठीक है ना? याद रखिएगा। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या मिलता है? साहित्य अकादमी। एक याद हो जाएगा तो दूसरा आपको ज्ञानपीठ याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिलता है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक है? अब समझेंगे ये राज्यसभा के सांसद भी रहे, ये भी प्रश्न आता है। ठीक है ना? कि राज्यसभा के सांसद इनमें से कौन कवि रहे हैं? ठीक है? उसके बाद पद्म भूषण, ध्यान रखेंगे पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से इन्हें सम्मानित किया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? राष्ट्र कवि। ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ से सभी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएँगे? बन जाएँगे। यानी मैंने वैसे-वैसे टर्म को आप लोगों के लिए रखा है, जो आपके ऑब्जेक्टिव को बनाकर ही जाएँगे और कहानी को समझा कर के जाएँगे। दोनों टर्म आपके यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डाले गए हैं, ठीक है? तो ज़रा हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर एक निबंध है, ध्यान रखेंगे, अर्धनारीश्वर एक निबंध है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है, ठीक है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि ये जो अर्धनारीश्वर हम अभी पढ़ रहे हैं, ये एक निबंध है, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए, दिनकर जो है किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं, ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना है। ये एक छायावाद भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये क्या है? छायावादोत्तर युग के कवि हैं, ठीक है? अब आगे समझिए अर्धनारीश्वर पाठ में शिव और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया है। यहाँ पे वास्तविक रूप का वर्णन नहीं किया गया है, किस रूप का? कल्पित रूप का, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ना जैसे अर्धनारीश्वर में का आपने फोटो देखा होगा, तो भगवान शिव का आधा रूप शिव का रहता है और आधा रूप पार्वती का रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे किसके? तो शिव और पार्वती जी के रूपों की चर्चा की गई है, ठीक है? आगे समझेंगे अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों के गुण का ये जो अर्धनारीश्वर होता है ना, अर्धनारीश्वर मतलब आधा पुरुष और आधा क्या? स्त्री, यानी दोनों के गुणों का जो सम्मेलन होता है, ठीक है ना? दोनों के गुणों का सम्मिलन होता है, उसे ही हम क्या करते हैं? अर्धनारीश्वर कहते हैं। यानी इसमें कवि ने कहा है कि पुरुषों के भीतर नारीत्व का भी गुण होना चाहिए और नारियों के भीतर पुरुषों वाला भी गुण होना चाहिए। दोनों का गुण एक दूसरे में थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, तभी इंसान क्या हो सकता है? पूर्ण हो सकता है, ठीक है? अब आगे समझेंगे जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है? अपूर्ण है। यानी जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं वह क्या है? अपूर्ण है। गांधारी कौन थी? तो गांधारी जो दुर्योधन की माँ थी, वहाँ पर जो है गांधारी की भी चर्चा इस पाठ में की गई है। इसीलिए यहाँ पे गांधारी के बारे में वर्णन किया गया। तो गांधारी किसकी माँ थी? दुर्योधन की माँ थी, ठीक है? अब देखिए कामायनी जो है अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो यामिनी की शांति लाती है, ठीक है? यहाँ पे स्त्रियों के गुणों की चर्चा करते हुए कवि ने कहा है कि कामायनी कौन? कामायनी जो है ना अपने साथ क्या लाती है? तो यामिनी जैसी शांति लाती है। अब समझेंगे युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है? तो कुरुक्षेत्र है, ठीक है ना? कुरुक्षेत्र यह दर्शाता है कि युद्ध और शांति की समस्या हो गई, ठीक है ना? कुरुक्षेत्र में आपने देखा होगा युद्ध हुआ और युद्ध के बाद क्या आया? शांति आया, ठीक है ना? तो युद्ध और शांति के बीच की जो समस्या है, उसके बारे में रचना लिखा गया जो क्या था? कुरुक्षेत्र था। क्या था? कुरुक्षेत्र था, ठीक है? अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे आइए देखते हैं यहाँ कहा गया है ध्यान देंगे प्रेमचंद्र क्या थे? तो प्रेमचंद्र ना बाबू आपके एक कथाकार थे। कौन थे? कथाकार थे, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? प्रेमचंद्र कौन थे? कथाकार थे। और प्रेमचंद्र क्या कहते हैं? ध्यान देंगे कि पुरुष जब नारी के गुण को लेता है, ठीक है ना? तब वह देव बन जाता है अर्थात देवता बन जाता है। किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी बन जाती है। देखिए यह लाइन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर तो आपको लगेगा रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। लेकिन इस लाइन को कहा किसने है? प्रेमचंद्र साहब ने कहा, ठीक है ना? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए इस लाइन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखना है कि पुरुष जब नारी के गुण को लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन वहीं वो नारी अगर पुरुष के गुण को सीख ले, नर के गुण को सीख ले तो वह क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? अब आगे समझेंगे पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, ठीक है ना? पुरुष का रूप क्या? वृक्ष बन गया, यानी पुरुष प्रधान समाज को दिखाया गया कि पुरुष क्या है? एक वृक्ष है, मतलब क्या है? एक क्या है? दृढ़ संकल्पित है, मतलब सबकी रक्षा करने वाला है। लेकिन यहाँ पर उस नारी को क्या बना दिया गया? लता बना दिया गया। मतलब क्या? नारी को पुरुष का सहारा बना, मतलब पुरुष को नारी का सहारा बता दिया गया। जब तक वृक्ष खड़ा नहीं होगा तब तक उसको लपेट कर लताएं आगे नहीं बढ़ सकती है। यही चीज यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि नारी क्या है? मतलब बिना पुरुष के सहारे से कभी आगे नहीं बढ़ सकती। यही चीज यहाँ दर्शाया गया है कि पुरुष को वृक्ष बना दिया गया और नारी को क्या बना दिया गया? लता बना दिया गया, ठीक है?
अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग ज़रा समझेंगे, यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह कथन किस पाठ से संबंधित है? ठीक है? तो यह कथन जो है आपके अर्धनारीश्वर पाठ से, ये स्टेटमेंट आपके एग्ज़ामिनेशन में आता है कि आपके पाठ से एक स्टेटमेंट लिख देगा, ठीक है ना? तो और पूछेगा किस कहानी से लिया गया या किस पाठ से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, नारी-पुरुष की जब भी चर्चा हो जाए, ठीक है ना? नारी-पुरुष की चर्चा हो रही हो, तो समझिएगा कहाँ से लिया गया? अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है? और पराधीनता का मतलब होता है गुलामी, ठीक है ना? और यह शुरुआत कब होती है? तो जब खेती का आविष्कार होता है, तो पुरुष जो है खेती के काम से बाहर का काम करने लगते हैं और उस अनाज को सँभालना, सुखाना, ओसाना इसके काम से महिलाएँ घर में काम करना क्या कर देती है? शुरू कर देती है। उसी दिन से पुरुष और नारी एक-दूसरे से अलग होते हैं, यानी बँट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बँट जाते हैं और नारियों में पराधीनता आ जाता है, जबकि पुरुषों में क्या होता है? स्वतंत्रता होता है। पुरुष पूरा बाहर घूम-घूम के काम करते हैं और नारियाँ कहाँ काम करती हैं? घर में काम करती हैं। इसी को कहा गया नारियों की पराधीनता। अब समझेंगे, नारी और नर एक ही द्रव की ढाली 2 प्रतिमा है, यह किनकी किस रचनाकार की पंक्ति है, ठीक है ना? तो ये जो हमारे किनकी है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है ना? क्या कहा गया है कि नारी और नर जो है ना, एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही संरचना के ढाले हुए हैं, ठीक है? अब आगे समझेंगे, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये भी यहाँ पे देखिए, बार-बार नारी की चर्चा हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नारी क्या है, मतलब ये क्या किसका है, तो अर्धनारीश्वर से लिया गया। अब यहाँ पे देखिए, नारी कने कोमल स्वभाव को बताया गया, ठीक है ना? नारी को जो भोग विलास की वस्तु यहाँ पर केवल समझाई गई है कि नारी क्या है, स्वप्न है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई क्या है, जूही की माला है। यानी नारी को यहाँ पर निर्बल और कमजोर दर्शाया गया है, ठीक है? अब समझेंगे कि प्रत्येक स्त्री अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अब बाबू समझिएगा कि ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, तो अर्धनारीश्वर। अब यहाँ से आपका सप्रसंग व्याख्या वाला भी प्रश्न आता है, ठीक है ना? तो सप्रसंग व्याख्या कैसे करना है, इसके लिए हम जो है आपको एक स्पेशल क्लास देंगे, यानी सभी बच्चों को उसमें बढ़िया तरीके से बताया जाएगा कि सप्रसंग व्याख्या कैसी करनी है, संदर्भ कैसे लिखना है, कहाँ से लिया गया है, वो कैसे लिखना है, यानी सारी चीज़ों की चर्चा होगी एक स्पेशल क्लास में, ठीक है? और ये जो आपको चैप्टर करवाया जा रहा है, ये सारा चैप्टर कहीं न कहीं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मजबूत बनाते जा रहा है और आपका जो सब्जेक्टिव है ना, वो भी मैं पार्ट वाइज़ आपका करवा रहा हूँ। आपके चैनल पे सारी चीज़ का लिंक डाला होगा, ठीक है ना? कि सब्जेक्टिव हमें कैसे-कैसे करना है। वहाँ पे आपको केवल रटना ही नहीं, ठीक है ना? आपको वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि अगर आप नहीं भी कुछ जान रहे हैं, तो उस सब्जेक्टिव को आप लिखेंगे कैसे, बढ़िया तरीके से कॉपी पे डिलीवर कैसे करेंगे, उन चीज़ों की चर्चा हो रही है। तो वो सेट वाइज़ सब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूँ। सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हो चुका है, ठीक है ना? और आगे भी होता रहेगा, ठीक है? और यहाँ से हम लोग एकदम शॉर्ट तरीके से ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आपका यह व्याख्या वाला प्रश्न बनता है कि जो है ना बहुत जो जितनी भी पत्नियाँ होती हैं, अपनी पत्नी को पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार से कि लता जो है ना, क्या होती है, वृक्ष को देखते हैं, यानी वृक्ष जो है लताओं के लिए सहारा का काम करता है, ठीक उसी प्रकार जो है पत्नियों के लिए पति उनके सहारे का काम करते हैं। ये चीज़ की यहाँ चर्चा हो रही है, इसकी व्याख्या में हम लोग इस बात को विशेष रूप से देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, कह रहा है जिस पुरुष में नारी तो नहीं आता वह क्या अपूर्ण है? यानी रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जिस पुरुष में अगर नारी का गुण न आए, तो वह पुरुष क्या हो जाता है? अपूर्ण हो जाता है, ठीक है? तो ये सारे लाइन यानी जितने भी लाइन हैं आपके वो अर्धनारीश्वर से लिए गए हैं और पुरुष नारी की चर्चा जैसे ही आपको दिखने को मिल जाए, अब समझ जाइएगा किसका है, अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो अर्धनारीश्वर पाठ है वो आज क्या हो गया, अभी के क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना? तो आप सभी बच्चों को यह क्लास कैसा लगा, इसका कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही आए थे तभी हम लगातार आपको क्लास दे रहे हैं। लेकिन आज भी क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया या नहीं आया, आपको मज़ा दे रहा है कि नहीं, आपकी तैयारी को बहुत मजबूत कर रहा है कम समय में कि नहीं, ये सारी चीज़ों का आप कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो फिर हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरे तरफ से प्यारा सा जय हिंद।